ऐसा लगता है बहुत सारे डॉक्टर्स भी अवेयर नहीं है इसको लेके। देन But सी it is not like that ना, every person who is going under intercourse will be having this infection. एक होता है कि उनको लगता है कि इट्स अ शेम फॉर अस, क्या हो गया स्टिग्मा वो, लगता है सोसाइटी में। एग्जैक्टली, और वो किसी से शेयर नहीं करती, अपने फीमेल हम्म। फीमेल मेंबर से भी शेयर नहीं करती, तो इन्फेक्शन लंबे टाइम तक परसिस्ट करता रहता है। तो क्या कोई ऐसी फीमेल हैं जो ज़्यादा रिस्क पे होंगी एज कम्पेयर टू द अदर फीमेल? तो वो जो वैक्सीन देते हैं वो एचपीवी के लिए होता है। जितनी भी फीमेल्स हैं अक्रॉस द वर्ल्ड जिनकी एज 9 to 26 ईयर्स है, जिन्होंने अभी सेक्सुअल इंटरकोर्स नहीं किया है, सबको ये एचपीवी इन्फेक्शन के लिए वैक्सीन लगना चाहिए ताकि आगे चल के उनको सर्वाइकल कैंसर ना हो। यस, इट इज अ बेसिकली अ गोल ऑफ टू प्रिवेंट द डिसीज। ओके, हेलो डॉक्टर नेहा, हाउ आर यू? आई एम गुड सर। वेलकम टू डॉक्टर विद डॉक्टर। थैंक यू सर। हाउ आर यू फीलिंग? वेरी नाइस। डॉक्टर नेहा गुप्ता एमबीबीएस, एमडी एंड डीआरएनबी मेडिकल ऑन्कोलॉजी हैं। डॉक्टर नेहा गुप्ता ने एमबीबीएस एंड एमडी बाबा फरीद मेडिकल कॉलेज फरीदकोट से किया है और मेडिकल ऑन्कोलॉजी की स्टडी इन्होंने सर्वोदय हॉस्पिटल फरीदाबाद से की है। उसके बाद इन्होंने राजीव गांधी कैंसर इंस्टीट्यूट न्यू दिल्ली में एज ए कंसल्टेंट काम किया है और अभी डॉक्टर नेहा गुप्ता बठिंडा पंजाब में मैक्स हॉस्पिटल में एज ए कंसल्टेंट मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट काम कर रहे हैं। डॉक्टर नेहा गुप्ता का डॉक्टर विद डॉक्टर पॉडकास्ट में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच सर। ऑन्कोलॉजी में इतने लंबे टाइम से आप काम कर रहे हो, तो आप क्या हमारे देश भारत की क्या सिचुएशन है, क्या आपका एक्सपीरियंस है कैंसर से रिलेटेड? ऑन्कोलॉजी इज वेरी इवॉल्विंग, बिकॉज पहले क्या होता था, पहले सिर्फ कीमो रेडिएशन की बात होती थी, ठीक है। प्रिसीजन ऑन्कोलॉजी आने के बाद भी हैव अ रोल ऑफ इम्यूनोथेरेपी आल्सो। सो आज हम सर्वाइकल कैंसर के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। सर्वाइकल कैंसर एज पर माई नॉलेज इज द सेकेंड मोस्ट कैंसर इन वुमेन्स इन इंडिया। एग्जैक्टली, इट इज द सेकंड मोस्ट कॉमन कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर के फॉलोड बाय बाद ब्रेस्ट दूसरे कैंसर। नंबर पे आता है। एग्जैक्टली। तो इंडिया में इतना ज़्यादा इंसिडेंस है, मैं कोई डेटा पढ़ रहा था जिसमें लिखा हुआ था कि 2020 में लगभग 3.5 लाख औरतों की सर्वाइकल कैंसर की वजह से डेथ हुई थी। तो क्या कारण है कि ये हमारे देश में इतना ज़्यादा है? देयर आर मल्टीपल रीजंस। ओके। बेसिकली सर्वाइकल कैंसर का जो मेन रिस्क फैक्टर है दैट इज इन्फेक्शंस, बेसिकली सेक्सुअल ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस। अच्छा। उनमें से मुझे मोस्ट कॉमन दैट इज एचपीवी, ह्यूमन पैपिलोमा वायरस इन्फेक्शन, ओके। जो कि लंबे टाइम तक परसिस्ट करती है। लाइक पेशेंट इज सफरिंग फ्रॉम 5 years 10 years तक इन्फेक्शन पड़ी है, उसके बाद जो हमारे सेल्स होते हैं वो कन्वर्ट होना शुरू हो जाते हैं टुवर्ड्स कैंसर, देन इट बिकम्स सर्वाइकल कैंसर। मेजर रीजन इसका इन्फेक्शन ही होता है? मेजर रीजन इन्फेक्शन है, बिकॉज ऑफ सेक्सुअल इंटरकोर्स एंड बिकॉज ऑफ मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर्स, और हम प्रॉपर हाइजीनिक प्रैक्टिसेस नहीं हुई, और वन ऑफ द रिस्क फैक्टर स्मोकिंग ऑल्सो, ठीक है। तो मेजर जो है, मेजर बल्क में है दैट इज इन्फेक्शन फॉलोड बाय स्मोकिंग एंड अदर इन्फेक्शंस। तो ये इन्फेक्शन कैसे होता है और कब होता है, किस एज ग्रुप में होता है? बेसिकली ये बोला जाता है कि whenever female undergo sexual intercourse, it has a age. Those ओके। female who at a very younger age goes into all these things, they are more prone to infections, अच्छा। ओके। because obviously their infection, the transmitted route is सेक्सुअल sexual ट्रांसमिशन। contact only, ओके। ठीक है। तो इसमें क्या होता है, if the female is prone to multiple sexual partners, तो ये जो इन्फेक्शन होता है, ये जो मेल मेंबर होते हैं उनके अंदर ऑलरेडी इन्फेक्शन होता है जो जिस वजह से ये उनसे ट्रांसफर ट्रांसमिट? होता है। अच्छा, उनके अंदर होता है, ये नेचुरल है? एग्जैक्टली, क्योंकि बेसिकली क्या होता है, इन्फेक्शन वेन एवर दे डू इंटरकोर्स, तो उसमें इन्फेक्शन ट्रांसमिट हो जाता है, तो इन्फेक्शन लंबे टाइम तक परसिस्ट करता रहता है, बिकॉज फीमेल्स आर नॉट वेरी अवेयर। अगर उनको डिस्चार्ज भी हो रहा है, नॉर्मल वजानल डिस्चार्ज हो रहा है, स्टार्ट तो ऐसे ही होता है ना, डिस्चार्ज तो होगा ना इन्फेक्शन में, डिस्चार्ज हो रहा है, फाउल स्मेलिंग हो रहा है और बहुत ज़्यादा हो रहा है, साथ में ब्लीडिंग भी हो रहा है ड्यूरिंग द इंटरकोर्स, फीमेल्स इग्नोर यूजुअली। तो पहले तो इन्फेक्शन का ही साइन होता है कि ऐसा कुछ हो रहा है तो इन्फेक्शन है, वी हैव टू टेक सम ट्रीटमेंट। बट होता क्या है, इग्नोरेंस बहुत ज़्यादा है, चलता 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 5 साल 7 साल 8 साल 10 साल निकल जाते हैं, बिकॉज एक टाइम होता है ना व्हेन द कन्वर्जन इज़ देयर, व्हेन फ्रॉम इन्फेक्शन कन्वर्ट्स इनटू कैंसर, ऑलमोस्ट 10 to 15 years का बोलते हैं कि 10 से 15 साल लगते हैं किसी भी इन्फेक्शन को कैंसर में कन्वर्ट होने का। तो वही है मोस्ट कॉमन जो वायरस होता है, इसमें HPV 16 और 18 स्ट्रेन्स होती हैं वायरस की, जो मोस्ट कॉमन 16 और 18 है। अभी तभी उसके लिए अवेयरनेस फैलाई जा रही है कि वैक्सीनेशन आ गया है अगेंस्ट दी स्ट्रेन्स HPV 16 एंड 18। मैम, सर्वाइकल कैंसर में इम्यूनोथेरेपी या टारगेटेड थेरेपी का कोई रोल है? यस, डेफिनेटली है। ओके। सर्वाइकल कैंसर में इम्यूनोथेरेपी प्लेज अ वेरी गुड रोल।
टारगेटेड का है पर उतना नहीं है, बट येस इम्यूनोथेरेपी का है। ओके अगर हमारे पास पेशेंट आते हैं इन एडवांस स्टेज, मेटास्टेटिक स्टेज 4 बेसिकली, रोल ऑफ इम्यूनोथेरेपी कम्स इन स्टेज 4 ओके इन सर्वाइकल कैंसर। ठीक है। उसमें होता है कि अगर इम्यूनोथेरेपी दोगे, आप साथ में कीमो अटैच करते हो कई बारी टू रिड्यूस द ट्यूमर बर्डन, एंड वी सी वंडरफुल रिस्पॉन्सेज इन द पेशेंट्स। Patient will go in CR also, complete response also, and after that we put the patient on maintenance immunotherapy for a longer term time. तो जैसे कि आपने बताया 10 से 15 साल, मान लो कोई फीमेल है जिसने एट द एज ऑफ 18 सेक्सुअल इंटरकोर्स किया और उसको सी गोट द इन्फेक्शन, तो क्या उसको, अगर वो इन्फेक्शन हो गया है तो 10 से 15 साल यानी कि 30-35 साल में, Usually 35 ईयर में, yeah, तो सर्वाइकल कैंसर होने के चांसेस हैं? chances है, yes. ओके उसको प्रिवेंशन करने के लिए मल्टीपल मेथड्स, ठीक है, लाइक वी हैव स्क्रीनिंग गाइडलाइंस इन सर्वाइकल कैंसर। इसलिए जो स्क्रीनिंग गाइडलाइन भी है ना, दैट हैज स्टार्टेड आफ्टर द एज ऑफ 21 दिस ईयर्स। इज वेरी स्केरी, लाइक एट द एज ऑफ लाइक 20 ईयर्स 21 ईयर्स इन एनी कंट्री, मैरिज के बाद तो ऑब्वियसली इट इज़ देयर। मान लो 21 पे मैरिज हुई, दे हैड द इंटरकोर्स एंड देन But सी, it is not like that na, every person who is going under intercourse will be having this ओके, infections. बट रिस्क बढ़ जाता They है। are at the risk, prone to risk. तो कोई- That's क्या why कोई they are ऐसी- saying safe sexual practice ओके, is very important. तो क्या कोई ऐसी फीमेल हैं जो ज़्यादा रिस्क पे होंगी एज कम्पेयर टू द अदर फीमेल्स? Those whose immunity is very less from the starting only. For example, the patient suffering from HIV or AIDS, or the patient who are having any transplant, kidney transplant or liver transplant due to any reasons, Okay. because they are having immunosuppressive drugs. Okay, because of that immunity is very less, and those females are more prone to infections Okay. as compared to immunocompetent females. ओके, तो आप But it जैसे is not like that every female who will be undergoing sexual intercourse will be having this infection. Like now also, our main goal is to provide awareness, to create awareness. कि safe sexual practice is very important. Hygiene is very important, and the symptom which are there, any symptom, discharge, or bleeding during intercourse, or pain abdomen, very severe pain in lower abdomen, or you having frequency of micturition is increased and decreased urine output is there. There are multiple reasons when this infection is there, or you're finding something irregular or abnormal inside your body. ओके, Right. So you should go to a gynecologist, get an examination done, get the pap smear done. Pap smear basically is a cervical cancer screening guidelines only. Pap is what? It is basically a dye which is used to do this. We take the smear from the cervix. It's a OPD procedure, 5 minute procedure. With the help of a swab, with the help of a spatula, we take the smear, we apply on a slide, we make a slide, and used to see under a microscope. Pathologists used to see, and then report comes whether it is infection or it is something else. According to that, treatment is decided. ओके, तो जैसे आपने बताया वैक्सीन देते हैं ये रोकने के लिए ताकि ये इन्फेक्शन ना हो और आगे चल के ये सर्वाइकल कैंसर में कन्वर्ट ना हो, Exactly. तो वो जो वैक्सीन देते हैं वो HPV के लिए होता है? Yes. Basically, if the infection is already there in your body, then this vaccine is not that much helpful. Okay. That's why the vaccine comes under the age of 9 to 26 years. 9 से 26 साल में वैक्सीन दिया जाता है. अच्छा, 9 ईयर्स के बच्चे में भी वैक्सीन दिया जा सकता है? बिकॉज आपको वही बता रहे हैं 15 साल लगेंगे उसको HPV को कैंसर में कन्वर्ट होने के लिए. अगर हम वैक्सीन वाले 40 साल में मैं लगा रही हूँ, देयर इज नो यूज ना, बिकॉज पेशेंट हैज ऑलरेडी अंडरगोन इंटरकोर्स, हैज ऑलरेडी प्रोन टू इन्फेक्शन. उसके बाद इन्फेक्शन तो परसिस्ट कर रही है, ऑलरेडी परसिस्टेंट इन्फेक्शन में वैक्सीन कुछ नहीं कर पाएगी. ठीक है, ठीक है. पर हम बिफोर दैट इन्फेक्शन वी आर हैविंग समथिंग इन आवर बॉडी, वैक्सीन है उसके अगेंस्ट एक्ट करने के लिए, उसको प्रिवेंट करने के लिए. इसलिए हमारा जो मेन अवेयरनेस होता है कि 9 से 26 साल मेन जो होता है यंग एज में होता है, अर्ली एज में वैक्सीन बिफोर द सेक्सुअल इंटरकोर्स. यस एग्जैक्टली. जैसे आपने अभी बताया ये सारी वुमेन्स को लेना चाहिए इररिस्पेक्टिव ऑफ एनी कहाँ से है, क्या स्ट्रेटा है, मतलब जैसे वैक्सीन हम नॉर्मल बच्चों को देते हैं, इम्यूनाइजेशन शेड्यूल में बना होता है ना, ऐसे धीरे धीरे इम्यूनाइजेशन शेड्यूल में आ जाएगा कि हमें 9 साल, जैसे स्कूल्स में बहुत चल रहा है, स्कूल्स में बच्चों के लग रही है वैक्सीन, फीमेल्स को है ना, 12 साल 13 साल में वैक्सीन लगती हैं. ओके, ठीक है. तो बेसिकली इट प्रिवेंट्स फ्रॉम HPV इन्फेक्शन. तो जितनी भी फीमेल्स हैं अक्रॉस द वर्ल्ड जिनकी एज 9 to 26 ईयर्स है, जिन्होंने अभी सेक्सुअल इंटरकोर्स नहीं किया है, सबको ये HPV इन्फेक्शन के लिए वैक्सीन लगना चाहिए ताकि आगे चल के उनको सर्वाइकल कैंसर ना हो. यस, इट इज बेसिकली अ गोल ऑफ टू प्रिवेंट द डिसीज. ओके, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया. ये अवेयरनेस क्रिएट करनी बहुत ज़रूरी है क्योंकि
इतने ज़्यादा केसेस हैं हमारे देश में सर्वाइकल कैंसर के, इसलिए और अगर आप देखोगे ना, अगर आप बहुत यंग एज में, बहुत यंग एज में। एग्जैक्ट, अगर आप देखोगे, पर अगर विद टाइम अपन डेटा पढ़ेंगे ना, पहले वाले केसेस बहुत ज़्यादा होते थे, डेथ रेट वाज आल्सो वेरी मच। ओके, अभी थोड़ा कम हो गया। ये वैक्सीन की वजह से। यस, रिलेटिव रिस्क जैसे पहले अगर 9 होता था, अभी 7.5 आ गया है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अवेयरनेस नहीं है इसको लेके। इतना नहीं है, बट स्टिल पहले और क्या होता था, मेरे पास एक भी पेशेंट नहीं आता था ये बोल के कि हमें वैक्सीन लगवाना है बच्चे को। ओके अभी इन माई ओन फैमिली ऑल्सो सो मेनी पीपल आर कॉलिंग मी कि वी वांट टू टेक वैक्सीन। ओके ठीक है, आई हैव गिवन टू सो मेनी पीपल ऑल्सो। ओके। ठीक है ना, पेशेंट्स आर ऑल्सो मुझे कमिंग। ऐसा लगता है बहुत सारे डॉक्टर्स भी अवेयर नहीं है इसको लेके। हाँ एग्जैक्टली, हो सकता है। तो मैम मान लो किसी को HPV इन्फेक्शन हो गया, अब ये कैसे पता चलेगा कि वो सर्वाइकल कैंसर में कन्वर्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा है? क्या उसके लिए, जैसे आपने बताया, स्क्रीनिंग करनी चाहिए, पैप स्मीयर टेस्ट करना Yes. चाहिए। उसमें तो ये होता है, वी हैव अ रोल ऑफ गायनेकोलॉजिस्ट विद अस। ठीक है, पेशेंट शुड गो टू गायनेकोलॉजिस्ट, गेट एग्जामिन्ड हरसेल्फ। बट एट द एज ऑफ लाइक, मतलब ओके, पेशेंट गोज टू द गायनेकोलॉजिस्ट एट द एज ऑफ मे बी 23, 24, 25 ईयर्स। ओके, ठीक। उसमें ये होता है ना, फिर डिस्चार्ज होगा, कुछ होगा दिक्कत तो पेशेंट जाएगा। तो वो एग्जामिन करेंगे पूरा सर्वाइकल रीजन अपना, कि उसमें इन्फेक्शन लग रहा है, उन्होंने हेल्दी लग रहा है नहीं लग रहा, अनहेल्दी लग रहा है नहीं लग रहा, उसी हिसाब से दे विल टेक अ स्मीयर। ओके, तो ये जो स्मीयर कैसे लिया जाता है मैम? ये स्मीयर, इसमें ये लोग बहुत डरते हैं कि पेनफुल प्रोसीजर इट्स अ है। वेरी सिंपल एंड वेरी पेनलेस प्रोसीजर। इसमें पेशेंट को जाना है ओपीडी में, वी मेक द पेशेंट लाई डाउन ऑन अ टेबल, वी जस्ट विद द हेल्प ऑफ अ स्पेचुला वी टेक अ स्मीयर सैंपल एंड मेक अ स्लाइड एंड 5 मिनट का प्रोसीजर है और पेनफुल नहीं है। एग्जैक्टली। कॉस्ट ज़्यादा होती है इसकी? बहुत ज़्यादा भी नहीं है, बिकॉज स्मीयर लेने में और फिर पैथोलॉजिस्ट के पास सैंपल जाता है ना स्लाइड पढ़ने के लिए, तो ऑलमोस्ट लाइक लगभग अफोर्डेबल है आज के टाइम पे। तो ये कितने टाइम में करवाना चाहिए? क्या ये हर साल? एवरी 3 ईयरली। एवरी 3 ईयर? यस, स्टार्टिंग फ्रॉम द एज ऑफ 21 ईयर्स। आफ्टर द सेक्सुअल इंटरकोर्स एवरी 3 एवरी ईयरली? 3 ईयरली। और अगर हमें लगता है कोई प्रॉब्लम आया है हमारे पैप स्मीयर में, मान लो कोई रिपोर्ट में ऐसे लिखा है कि एबनॉर्मल सेल्स आर सीन, ठीक है, कोई हमें लग रहा है कि अभी कन्वर्जन नहीं है बट सेल्स हमें एबनॉर्मल दिखे हैं, ओके। ऐसे केस में हम पेशेंट को फॉलोअप्स के लिए बुलाते हैं एवरी 6 मंथली, एवरी ईयरली। उनको पैप स्मीयर रिपीटेडली करना पड़ता है देखने के लिए कि हमारा प्रॉब्लम क्या है। ठीक है, इनको उसमें ज़्यादा रिस्क हो गया फ्यूचर में कैंसर में क्या कन्वर्ट होता होने है का? बेसिकली इन सीटू कैंसर। इन सीटू का मतलब है अभी कन्वर्जन नहीं हुआ बट स्टिल द कैंसर हैज अ रिस्क ऑफ कन्वर्जन इनटू अ इन्वेसिव कैंसर। ओके ओके ओके। उसमें हमारी स्टेजेस होते हैं 1 2 3। उसी के अकॉर्डिंगली गायनी हमारा डिसीजन लेते हैं कि हमें पेशेंट को क्या करना है। कई बार क्या होता है, हमारे क्रायोथेरेपीज होती हैं, ठीक है, उसमें क्या होता है कई बार छोटा सा लीजन दिख रहा होता है हमें, तो उसी पर्टिकुलर लीजन को कोनाइजेशन बोलते हैं उसको, उसी पर्टिकुलर लीजन को निकाल दिया जाता है ताकि आगे जाके कैंसर में कन्वर्ट नहीं हो। बड़े सिंपल सिंपल प्रोसीजर्स है, मतलब हार्डली डे केयर प्रोसीजर, सुबह एडमिट करो शाम को छुट्टी। तो अगर पेशेंट, जैसे कि बहुत सारे गांव में है पेशेंट हैं जिनको अवेयरनेस भी नहीं है और उन लोगों को पता भी नहीं है कि पेप स्मीयर नाम की कोई चीज़ होती है जिनको करवानी है, वैक्सीन का भी नहीं पता, तो अगर मान लो किसी को कन्वर्ट हो रहा है तो उनको क्या सिम्टम्स आएंगे? क्या ऐसे अलार्मिंग साइंस होंगे कि उनको जाके डॉक्टर को मिलना चाहिए? इट्स वेरी नॉर्मल सिम्टम। पेशेंट नॉर्मल साइंस के लिए भी नहीं आते। अगर किसी फीमेल को डिस्चार्ज भी हो रहा है ना कॉन्टिन्यूसली, Okay. शी विल बी ओके, इट्स ओके, तो फीमेल्स में होता है उनके अकॉर्डिंगली। ओके। अगर उनको नॉर्मल इंटरकोर्स के ड्यूरिंग ब्लीडिंग भी हुई है, कॉइटल के ड्यूरिंग ब्लीडिंग हुई है, उनके लिए वो नॉर्मल है। ओके। ठीक है, अनटिल अनलेस बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाए, बहुत ज़्यादा सिवियर पेन हो जाए और उनको लगे कि उनकी स्वेलिंग आने लग गई पैरों में या उनको यूरिन में प्रॉब्लम आने लगी, पेशेंट लैंड अप इन दैट पर्टिकुलर स्टेज। तब तक आता नहीं है पेशेंट? यूजुअली नहीं आता। स्टेज 1 में इट्स वेरी, ऐसे नहीं, परसेंटेज बहुत अच्छी नहीं है स्टेज 1 में कैंसर, सर्वाइकल कैंसर्स की। ठीक है, मोस्ट कॉमन जो सर्वाइकल कैंसर आते हैं वो हमारे आती स्टेज 2B to 3। यानी कि बढ़ चुका होता है जब? एग्जैक्टली। जब हमारी प्रॉब्लम बढ़ जाती है, जब हम एग्जामिन करते हैं, हमें लगता है इतना बड़ा कैंसर पड़ा है, सर्वाइकल कैंसर है, स्मेल कर रहा है इतना ज़्यादा कि आप पहले क्यों नहीं आए। बिल्कुल। तो दे बिकॉज उनको ना अंदर एक होता है कि उनको लगता है कि इट्स अ शेम फॉर अस, क्या स्टिग्मा लगता है सोसाइटी में। एग्जैक्टली। और वो किसी से शेयर नहीं करती अपने फीमेल मेंबर से भी शेयर नहीं करती। ठीक है, ये बहुत प्रॉब्लम है सर्वाइकल वो कैंसर अंदर ही अंदर फैलता रहता है। और सर्वाइकल कैंसर एक ऐसा कैंसर है जो कि बहुत हद तक ठीक हो सकता है, 70 to 80% क्योर रेट। बट ओके, 70 to 80% क्योर रेट, यानी कि अगर 100 लोगों को कैंसर है तो 70 से 80 कैंसर मुक्त हो जाएंगे प्रॉपर। बहुत अच्छा क्योर रेट है। I have my thesis on cervical cancer. I have seen my patients getting cured. But main problem होता क्या है? Awareness. Patient land up in stage 3-4. जब ऑलरेडी फैल चुका है। और कैंसर, सर्वाइकल कैंसर की जो मॉर्बिडिटी है, that is very gross. ओके।
क्योंकि हमारा जो सर्वाइकल कैंसर होता है ना, वो ऐसा एरिया है कि उसके आगे ब्लैडर है, पीछे रेक्टम पड़ा है, सेंटर में है. इट्स लाइक अ दीमक ओनली. पड़ा है ट्यूमर. स्टेज 1 में पड़ा है, 2 में पड़ा है, अब नहीं आया, 3 में आ गया जब पेशेंट. तो क्या होता है, फिर हमारे आगे पीछे वाले ऑर्गन इन्वॉल्व होना शुरू हो जाते हैं. तो पेशेंट का क्या होता है, पेशेंट की फीसेस भी सेम जगह से पास होना शुरू हो जाती है जहाँ से यूरिन आता है. ओ, स्मेल भी आएगी, लाइफ बहुत स्टेज डिफिकल्ट पे हो जाएगी. पेशेंट्स बहुत कॉमनली आते हैं कि हमारे ना, उनके लिए बहुत नॉर्मल है बोलना, जहाँ से बाथरूम आ रहा है वहीं से लेटरिन आ रही है, तो हमें समझ आ जाता है फिस्टुला बन गया है ना. दैट इज वेरी मॉर्बिड कंडीशन. ओके, ये बिल्कुल बहुत मुश्किल है ऐसे रहना. मॉर्बिड भी है, पेशेंट के लिए भी पेनफुल है. उस टाइम पे वी ऑल्सो डोंट हैव मच ऑप्शंस ना. तो मैम इसको डायग्नोज करने के लिए हम क्या करते हैं? सिंपल, वही एग्जाम, मेन सबसे अच्छी बात है सर्वाइकल कैंसर का क्लिनिकल एग्जामिनेशन इज इनफ. अच्छा. इसमें क्या होता है, जैसे मान लो कोई रूरल एरियाज में बैठे हैं जहाँ पे हमारे पास बहुत फैसिलिटीज नहीं है, सीटीज नहीं है, एमआरआईज नहीं है, ठीक है. नॉर्मल हमें क्लिनिकल देख लो, सिम्टम्स देखो, क्लिनिकली एग्जामिन कर लो. क्लिनिकल बेसिस पे हम फिगो स्टेज बना सकते हैं, स्टेज कौन से में फिट हो रहा है. अच्छा. अपार्ट फ्रॉम द लिम्फ नोड्स का नहीं पता चलेगा, बाकी मोटा मोटा तो तुम्हें पता चल ही जाता है. ठीक है. ठीक है. इसमें फिर क्या होता है, नॉर्मल चेस्ट एक्सरे, पेट का अल्ट्रासाउंड, जस्ट टू सी कि हमारा लिवर इन्वॉल्वमेंट तो नहीं है, हमारा लंग इन्वॉल्वमेंट तो नहीं है. ठीक है. ठीक है. इसके अलावा बहुत ज़्यादा हमें बड़े टेस्ट नहीं चाहिए. इस बेसिस पे क्या होता है, हमें पता चल जाता है वी आर लैंडिंग इन स्टेज 2 और स्टेज 3. उसके बाद क्या करते हैं हम लोग, नॉर्मल बायोप्सी लेते हैं. बायोप्सी का टुकड़ा ले लेते हैं, उसको जांच के लिए भेजते हैं. टुकड़ा भी हमें चाहिए देखने के लिए कि स्क्वामस है कि एडेनो है, मतलब हिस्टोपैथोलॉजी कौन क्या सा है. टाइप का सर्वाइकल कैंसर, उसमें टाइप्स होते हैं? टाइप्स होते हैं. ट्रीटमेंट वेरी नहीं करेगा, चाहे वो डीनो है चाहे वो स्क्वामस है, बट प्रोग्नोसिस वेरीज. ओके, ये होता है. ठीक है. तो अगर मान लो पेशेंट का बायोप्सी हो गया, पेशेंट यंग एज है, मान लो 35-40 ईयर्स है, और बायोप्सी में सर्वाइकल कैंसर आ गया, कोई से भी टाइप आ गया, फिर हम आगे कैसे प्रोसीड करते हैं मैम? फिर हम देखते हैं स्टेज कौन सी है. अच्छा. अगर अर्ली स्टेज है, स्टेज 1 है, स्टेज 2A है, मतलब लेस देन 4 सेंटीमीटर पड़ा है अभी, उसमें फिर सर्जिकली पॉसिबल होता है उसको पूरा निकालना. उसमें फिर क्या होता है, हिस्टेक्टमी होता है, उसमें पूरा सर्वाइकल का पार्ट निकलता है, पूरा हमारा यूट्रस निकलता है ना. ओके. और साथ में लिम्फ नोड्स निकलती हैं. ठीक है. उसके बाद ऑपरेशन के बाद जो रिपोर्ट आती है, डिपेंडिंग ऑन दैट रिपोर्ट कि पेशेंट को फॉलोअप के लिए रखना है या पेशेंट को रेडिएशन की जरूरत है या कीमो की नीड है. ओके. अगर हमारा पेशेंट स्टेज 2 के बाद आता है, 2A के बाद, उसमें क्या होता है, हमें रेडिएशन प्लस कीमो से ट्रीटमेंट अच्छा हो जाता है. काफ़ी अच्छा हो जाता है. ओके. और बहुत ज़्यादा पेनफुल भी नहीं है. यानी कि सर्जरी सब में होएगी? सर्जरी नहीं, सर्जरी इट विल बी ओनली इन द अर्ली स्टेजेस. अर्ली स्टेजेस में? ठीक है. अगर फैल गया फिर नहीं होगी? जहाँ पे ट्यूमर हमारा लिमिटेड है, सिर्फ एक ही जगह पे, सर्विक्स पे ही है. ठीक है. मतलब सर्विक्स के एडवांस स्ट्रक्चर्स पे नहीं गया, साथ वाले स्ट्रक्चर्स पे. ठीक है. जब हमारा पैरामीटर इन्वॉल्व हो गया, जो सर्विक्स के बिल्कुल बगल में पड़ा ठीक है, है. उस स्टेज में इट्स वेरी डिफिकल्ट टू डू सर्जरी. इन दैट केस फिर CTRT का रोल आ जाता है, कीमोथेरेपी एंड रेडिएशन. रेडिएशन. ओके. ओके. ठीक है. उसमें भी क्या है, 2 to 3 मंथ्स का ट्रीटमेंट है, मतलब पेशेंट कम्स एंड गोज बैक, ये होता है. जैसे ट्रीटमेंट हो गया पेशेंट का, अर्ली स्टेजेस में पेशेंट है, पेशेंट का जैसे आपने बताया अर्ली स्टेजेस में सर्जरी हो जाती है, रिपोर्ट के बेसिस पे कीमोथेरेपी या रेडिएशन थेरेपी हो जाती है. तो आपने अभी भी बताया कि क्योर रेट बहुत अच्छा है, 80% तक भी क्योर रेट है. तो ये सारा ट्रीटमेंट कंप्लीट होने के बाद क्या पेशेंट को वापस आपको बार बार दिखाते रहना पड़ता है? एग्जैक्टली. मतलब एवरी 3 to 4 मंथली फॉर द फर्स्ट 2 years, उसके बाद एवरी 6 मंथली फॉर द नेक्स्ट 3 to 5 years, एंड देन ईयरली. वो कब तक मैम? But it is like normal checkups only. Normal checkups. Every yearly, yes. क्योंकि ये दोबारा आने का रिस्क होता Because है. maximum chance of recurrence is in first 2 years. ओके. Then the chance decrease by for the next 3 years. After 5 years, the chance is very very minimal. ओके, मतलब 10 ईयर्स का फॉलोअप मिनिमम चाहिए, और जैसे जैसे टाइम ज़्यादा जाता रहेगा वैसे वैसे Follow-up भी दोबारा बढ़ता आने रहेगा. का, कैंसर के दोबारा आने का रिस्क Chance कम भी होता कम होता रहेगा. जाएगा. Exactly. ठीक है मैम. तो ये ट्रीटमेंट के बाद पेशेंट अपनी नॉर्मल लाइफस्टाइल जी सकते हैं? Exactly. और ये ट्रीटमेंट का जो ड्यूरेशन होता है अप्रोक्सीमेटली कितने टाइम तक पेशेंट का इलाज चलता है? वही अगर CTRT हुआ है, मतलब कीमो प्लस रेडिएशन हुआ है, हमारा कीमो लगभग लगता है ऑलमोस्ट 6 वीक्स तक, मतलब 5 to 6 वीक्स का रहता है. ठीक है. ठीक है. तो मैं ये मान के चलो कि 2 महीने का ट्रीटमेंट है, 2-2.5 महीने का. ओके, 2-2.5 महीने में ट्रीटमेंट कंप्लीट हो जाता है. हाँ, और 80% क्योर रेट है. मैं बहुत अच्छा, मतलब अगर हम कैंसर में बात करें तो यूजुअली कैंसर खराब होते हैं क्योंकि इसमें पहले रेडिएशन लगती है, फिर बड़े से बड़े उसको बोलते हैं ICRT, इंट्राकैविटेटरी भी लगाते हैं, तो टोटल 8 से 9 हफ्ते लग जाते हैं मतलब. पर इसमें ट्रीटमेंट खत्म होने के बाद पेशेंट ठीक फ्री है ना, बिल्कुल पेशेंट इज ऑलमोस्ट एकदम हेल्दी. तो हम ये कह सकते हैं कि इसमें अर्ली डिटेक्शन का रोल बहुत ज़्यादा है. यस. अगर अर्ली डिटेक्ट हो जाए तो पेशेंट के लिए एक तरीके से वरदान है कि पेशेंट कैंसर मुक्त हो सकता है पूरे तरीके से. यस. तो स्क्रीनिंग सब लोगों को करवानी चाहिए. यस. इसके इलाज में लाइफस्टाइल और डाइट का कुछ रोल होता है मैम, या प्रिवेंशन के लिए? वही है बेसिकली, डाइट और लाइफस्टाइल है ना, वो तो हर कैंसर में प्ले करता है रोल.
वी वांट टू बी फिट एंड हेल्दी टू प्रिवेंट एनी टाइप ऑफ अ डिसीज, चाहे वो कैंसर है, चाहे वो डायबिटीज़ है, चाहे वो हाइपरटेंशन है। यानी कि आपने जैसे बताया कि इम्यूनिटी डाउन होती है, उन लोगों को ज़्यादा चांस होते हैं। जिन लोगों की डाइट अच्छी होगी, एक्सरसाइज अच्छे करेंगे, तो शायद उनकी इम्यूनिटी इम्यूनिटी बढ़िया अच्छी होगी, तो होगी, उनको चांसेस कम कम हो होंगे। जाएंगे। सर्वाइकल कैंसर के इलाज में आज के टाइम पे क्या एडवांसमेंट है, क्या लेटेस्ट है? लेटेस्ट एक तो वैक्सीनेशन है जो गार्डासिल 9 आई है हमारे लिए। ठीक है, सेकेंड इज वी हैव अ वेरी गुड इम्यूनोथेरेपी नाउ ओके, which has a very important wonderful role in cervical cancer. ठीक है मैम। ठीक है, with time we are hoping that more targeted therapies will be there in the treatment of cervical cancer, which will help patient to prevent and get cured completely from cervical cancer. इसके अलावा मैम आप अपने पेशेंट्स को कोई मैसेज देना चाहेंगे सर्वाइकल कैंसर के बारे में, कुछ बताना चाहेंगे? बस यही मैसेज है कि घर पे छुप के नहीं बैठो, किसी से शेयर करो और प्लीज़ दिखाओ। We have so many female gynecologists, so many female medical oncologists also. If you have a shame that you cannot tell to a male person, you can share with the female doctors also, na? You can come, at least come. At least come and ask a doctor, कि I have this problem. Kindly examine myself and kindly I want to know what I am suffering from. This is very important. ओके, बहुत बढ़िया। But now awareness is increasing. Well, I am also happy to see that patients, elderly patients are also coming in the OPD, in 60s also. कि I want to get screened myself. I want to prevent myself from cancer. तो मैम ये था हमारा आज का शो।